में ऑर्डर का पोर्शन शेयर करेंगे और लॉग एट में टोटल आपके सिलेबस में 8 ऑर्डर दिए गए हैं। तो आज हम ऑर्डर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास तो मेरे नोट्स अवेलेबल हैं वो आप उससे ले लें या आप बेयरक्ट खोल लें। तो ये मैंने उसी सीक्वेंस से अपने नोट्स आ रहे बेयरक्ट से ना ये आगे कॉपी करके सिंपल वर्ड में लिखा हुआ। तो हम रूल नंबर 1 पे आते हैं, हु मे बी ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ। तो रूल नंबर 1 से हमें ये पता चलता है कोई भी शख्स के जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो वो प्लेंटिफ बन सकता है सूट के अंदर। रूल नंबर 2 है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। तो इसके मुताबिक अदालत को मुकदमे की समाअत को तेज़ करने के लिए या उसको किसी ताख़ीर से बचने के लिए अलग ट्रायल का हुक्म दे सकती है। और रूल नंबर 3 पे है, तो रूल नंबर 3 के मुताबिक हाउ मैनी बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट। तो कि कितने लोग एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुकदमे से मुतल्लिक कोई भी शख्स अदालत से मुकदमे में शामिल होने के लिए दरख्वास्त कर सकता है। और रूल नंबर 4 की बात करें तो उसके मुताबिक अदालत का दायरा इख्तियार है कि वो किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टी के हक़ में अपना या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकती है। रूल नंबर 5 पे आते हैं कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट जो है मुकदमे में दायर करदा तमाम रिलीफ में दिलचस्पी रखता हो। रूल नंबर 6 है जी, वो बताता है ज्वाइंट ऑफ अ पार्टी लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसके मुताबिक मुद्दई का इख्तियार है कि एक ही मुकदमे में सब फ्रीकैन को शामिल कर ले या अलग अलग मुकदमा करेगा कि वो जो प्लेंटिफ है वो उस पर डिपेंड करता है को एक ही सूट में सारे डिफेंडेंट को ले ले या फिर सब पे सेपरेट सेपरेट जो सूट है वो फाइल करे। तो रूल नंबर 7 की बात करते हैं तो इसके मुताबिक जहाँ मुद्दई को शक हो कि वो किससे अदाला हासिल करने का हकदार है तो वो दो और दो से ज़्यादा डिफेंडेंट को मुकदमे में शामिल कर सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि अगर आपका कोई सूट है जिसमें एक इंडिविजुअल भी है और एक दो डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो आप उन सब को बीच में रख लेंगे। उसमें जो भी आप सूट फाइल करेंगे उसमें आप सबको इन्वॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको ये श्योर नहीं है कि आपको रिलीफ जो है एक्चुअली मिलेगा किस डिफेंडेंट से। तो रूल नंबर 8 पे हैं तो उसके मुताबिक अगर एक मुकदमे में एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दा अलग हों तो वो अदालत की इजाज़त से एक या एक से ज़्यादा मुकदमे का दिफा कर सकते हैं। कि इसके मुताबिक अब इसमें जैसा कि आपको उसी हेडिंग से पढ़ा है, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। कि अगर एक से ज़्यादा किसी भी सूट में है, डिफेंडेंट हैं या प्लेंटिफ हैं, तो वो ऑन अब एक डिफेंडेंट बाकी जितने भी डिफेंडेंट हैं उनके बिहाफ पे केस को प्लीड कर सकता है और अपना डिफेंस कर सकता है। रूल नंबर 9 की बात करें तो रूल नंबर 9 जो है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर है। अब मिस ज्वाइंडर से मतलब मिस जैसे कि आपने किसी को स्किप कर दी है पार्टी बनाने में। और नॉन ज्वाइंडर होता है कि किसी को गलत आपने पार्टी बना लिया। तो ये उसको डिफाइन करता है कि मिस ज्वाइंडर से मुराद मुकदमे में गलत शख्स का शामिल होना है और नॉन ज्वाइंडर से मुराद सही शख्स को भूल जाना है। तो ऐसी सूरत में जो आपका जो सूट है ना वो डिसमिस नहीं होगा, वो खारिज नहीं होगा। आप उसमें करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से। रूल नंबर 10 की बात करें तो अगर कोई गलत शख्स मुकदमे में मुद्दई हो तो अदालत उसको मुकदमे से खारिज करके नया मुद्दई शामिल कर सकती है। ठीक है। रूल नंबर 11 ये बताता है कि अदालत जिसको मुनासिब समझे मुकदमा चलाने की इजाज़त दे सकती है। तो हम रूल नंबर 12 की बात करते हैं, पेयरिंग ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ ऑन डिफेंडेंट फॉर अदर। तो ये मिलता जुलता जब भी हमने रूल नंबर 8 पढ़ा है उससे मुताबिकत ही रखता है कि कोई भी मुद्दा लय या कोई भी मुद्दई दूसरे अराकीन की तरफ से पेश हो सकता है। कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम डिफेंडेंट या तमाम प्लेंटिफ जो भी सूट में हैं वो अपीयर हों। उनके बिहाफ पे कोई एक भी अपीयर होकर तो अपनी स्टेटमेंट दे सकता है या अपना डिफेंस दे सकता है। रूल नंबर 13 में बताता है कि मिस ज्वाइंडर की सूरत में जैसे ही प्लेंटिफ को इल्म में आ जाए कि उसने किसी ज्वाइंडर को मिस कर दिया, तो उसी वक़्त फ़ौरन वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा रिवीजन के लिए कि इसको बीच में ऐड किया जाए। इसको डिस्कस करेंगे जो प्लीडिंग के हवाले से है। तो ऑर्डर नंबर 6 में वो बोथ पोर्शन जो कि आपकी प्लेंट है जिसको दावा बोलते हैं और रिटन स्टेटमेंट जो कि जवाब दावा कहलाता है, वो दोनों को कवर किया जाता है। ठीक है। इस तरह और जो ऑर्डर नंबर 7 इससे नेक्स्ट ऑर्डर है वो प्लेंट से वाले थे, दावे के हवाले से है। और ऑर्डर नंबर 8 जो है वो जवाब दावा के हवाले से है।
तो ये चीज़ें जब आपने मेमोराइज करनी है कि जो आपका वो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि आप बताएं जी ऑर्डर नंबर 1 जो है, ठीक, उसका सीपीसी का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वो किस हवाले से, वो प्लीडिंग के है, प्लेंट है या पार्टी टू सूट है। तो ये आपके आपके इल्म में होना चाहिए कि जो ऑर्डर नंबर 1 है वो पार्टी टू सूट है और ऑर्डर नंबर 6 जो है वो रिगार्डिंग प्लीडिंग है। तो हम प्लीडिंग से स्टार्ट करते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, इसको मैं इसकी हेडिंग नहीं पढ़ूंगा, वो हेडिंग तो आपके पास लिखी हुई होंगी, मैं उसको आपको जस्ट ब्रीफ करता जाऊंगा ताकि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकें। तो इसका रूल नंबर 1 जो है, ये डेफिनेशन दी गई है प्लीडिंग के। प्लीडिंग से मुराद दावा और जवाब दावा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 के हवाले से कि जो दावा और जवाब दावा जो होगा, आप उसमें शवायद लिखेंगे, एविडेंस का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें आप लेकिन आपने हर चीज़ को ना एक सीक्वेंस में पैराग्राफ में लिखेंगे। आपने अगर कोई अमाउंट का डिस्प्यूट है तो आप प्रॉपर फिगर देंगे, उसमें ये नहीं करेंगे जी कि हमारा रकम का तनाज़ा है, कितनी रकम है, आपको रकम मेंशन पड़ेगी, उसको फिगर में मेंशन करना पड़ेगा। डिस्प्यूट रेज कब हुआ है, आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो रूल नंबर 2 जो है, ये सारा उस प्रोसीजर, उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से है। रूल नंबर 3 के हवाले से बात करें तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको अपने जो भी है, आपने दावा या जवाब दावा दायर किया, उसके साथ अगर कोई अपेंडिक्स है, जो अटैचमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, तो उनको प्रॉपर एक नंबरिंग के साथ और एक सीक्वेंस के साथ और एक टेबल बना के आप उसके साथ अपने प्लेंट के साथ उसको सबमिट करवाएंगे कोर्ट को। जस्ट उनको अटैच करके नहीं दे देंगे, इस किस्म का जो है ना वो आपका केस कोर्ट कंसिडर नहीं करती। रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 के हवाले से अगर कोई किसी ने गलत बयानी की है, धोखाधड़ी और फ्रॉड किया है, तो उनके आपको प्रॉपर हकायक उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, किस नेचर का फ्रॉड किया है, क्या किया है, पैसे लिए हैं या गाड़ी लेके आपको पेमेंट वापस नहीं, आपको पेमेंट नहीं दी। जो भी आपका डिस्प्यूट का नेचर है वो आपको उसमें रूल नंबर 4 का था कि आपने अपने जो भी प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट, उसमें सारी डिटेल वो मेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 के तहत मुद्दा अदालत से दरख्वास्त कर सकता है कि मुद्दई को पाबंद किया जाए कि वो अपनी दोबारा बेटर स्टेटमेंट सबमिट करवाए, कि उसके जो भी उसने उसमें लिखे हुए पॉइंट्स लिखे हैं वो क्लियर नहीं है और वो उसमें एम्बिग्विटी है या उसमें डाउट है, तो वो हम एक दोबारा नई अपनी हमें रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में जमा करवाए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंडेंट। रूल नंबर 6 के मुताबिक जो है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट होता है कि मुद्दई या मुद्दा अलग को अदालत को आगाह करना होता है कि वो अपने हिस्से की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि किसी दो लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पार्टी ए ने जो है वो राइस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं पार्टी बी को। ठीक है, तो वो पार्टी ए जो है वो अपना जो उसका उसके हिस्से का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने फुलफिल कर लिया, वो कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मैंने जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था डिलीवरी का, जो मैंने राइस डिलीवर करना था, तो मैंने वो जो पार्टी बी है उसको डिलीवर कर दी है। अब जो उसके एंड का था पेमेंट का, वो पेमेंट वो मुझे नहीं कर रहा। तो इसमें आप जो भी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उसको अपनी पोजीशन जो है वो कोर्ट को क्लियर करनी पड़ती है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसने अपनी जो उस पर जो ड्यूटी थी उसने परफॉर्म कर ली है या परफॉर्म नहीं की। तो रूल नंबर 7 की बात करें तो इसके मुताबिक जो नए हकाक या नए इल्ज़ामात होते हैं, उनकी अमेंडमेंट के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्लेंट फाइल कर दी है, ठीक है, उसमें से कोई एक आदि ऐसी है कि जो आपकी रह गई है, आपने उस पे जो आपने उसको जो जैसे कहते हैं कि चार्ज किया, जो उस पे जो आपने इल्ज़ामात लगाए उसमें से कोई एक आप भूल गए हैं, तो आप कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दोबारा वो टाइम दे कि आप फ्रेश उसमें जो एडिशन हो रही है वो एडिशन करवा सकें। रूल नंबर 8 के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट के डिनाइल की वजूहात होनी चाहिए, जिस पर अदालत ने मियाद का कानूनी हैसियत का फैसला करना हो कि वो डिनायल है कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी कोई भी लीगल ग्राउंड होंगे किस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिनाई हुआ और वो फुलफिल नहीं हुआ। रूल नंबर 9 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट का दावा या जवाब दावा में भी बयान करना होता है कि आपको जब आप जवाब दावा या दावा देंगे तो उसमें आप वो लिखेंगे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारी ये टर्म्स हुई थी सेट, कि हम इस डेट को पेमेंट, इस डेट को माल देंगे, इस डेट पे हम नेक्स्ट डेट पे हम हेयरिंग करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, उससे नेक्स्ट डेट पे हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट का मोड थ्रू चेक होगा या कैश होगा। वो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं ना वो सारे आप अपनी प्लेट में और रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। तो अगर किसी की इसमें बददीनती पर मबनी होगा उसका प्लेट है या रिटर्न स्टेटमेंट, तो उसको आपको ना उसके एविडेंस
कोर्ट को बताने पड़ेंगे कि इसमें मैलिस प्रोसिक्यूशन है, इसमें मैलाफाइड इंटेंशन इसमें इन्वॉल्व है। रूल नंबर 11 की बात करें तो किसी शख्स को भी दावे से पहले कानूनी नोटिस देना जो है ना वो ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि डेफामेशन के सूट्स फाइल होते हैं या डैमेजेस के सूट्स फाइल होते हैं, तो उसके लिए पहले ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है प्लेंटिफ है कि उसने उसको इन्फॉर्म करना है अपने डिफेंडेंट को, वो राइटिंग लीगल नोटिस देगा कि जिसमें वो जो भी उसकी रिजर्वेशन हैं या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको बताएगा जी कि ये यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, ये लॉसेस आपकी वजह से फेस करने पड़े हैं, तो उसकी मुझे कंपनसेशन इस तरीके से की जाए। वो आप लीगल नोटिस करने के बाद फिर आप अगर वो नहीं उस पे आते तो फिर आप अपना मैटर कोर्ट में लेके जाएंगे और आप उसमें वो पर्टिकुलर भी देंगे कि आपने लीगल नोटिस कब दिए हैं, वो किस किस डेट पे दिया और उसकी क्या उसका आउटपुट निकला है। रूल नंबर 12 पे है तो जब भी किसी शख्स के दरमियान कोई मुआहदा होता है, हतोहताबत हो गई या बातचीत के जरिए जो भी एग्रीमेंट होगा उसका हवाला देना दावे में और जवाब दावे में देना ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से ऑफ़र हुई, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस किस तरीके से हुई, ये जितने भी पर्टिकुलर हैं ये आपने उसके अंदर मेंशन करने होते हैं। रूल नंबर 13 के मुताबिक सबूत देना जो है वो मुद्दई की जिम्मेदारी होती है। जो जो प्लेंटिफ है जो सूट फाइल कर रहा है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पे होता है कि उसने उसको साबित करना होता है। रूल नंबर 14 ये बताता है कि हर दरख्वास्त पे फरीक और उसके वकील का दस्तखत ज़रूरी है कि आप जो भी प्लेन या रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवाएंगे कोर्ट में तो वो ब्लैंक नहीं होगी। उसके ऊपर अगर प्लेंट है तो उसमें प्लेंटिफ के साइन होंगे और उसके काउंसिल के होंगे। इसी तरह अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो डिफेंडेंट साइन करेगा और अपने जो उसका लीगल काउंसिल है उससे भी काउंटर साइन करवा के फिर जमा करवाएगा। अगर वो साइन नहीं होंगे तो वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। रूल नंबर 15 के मुताबिक हर दरख्वास्त की तहदीक पार्टी या फरीकैन में से किसी एक से की जाएगी कि जो वो देंगे उसको कंफर्म करेगा कोर्ट, जो जज जो है वो कंफर्म करेंगे जज साहब कि ये आप ही के साइन है और ये आप एग्री हैं इस जो आपने दी है प्लेंट, ये आप इस चीज़ को एग्री हैं कि ये आप ही ने साइन किया और आप प्रॉपर इसको परसू करेंगे। रूल नंबर 16 की बात करें तो अदालत किसी भी मुकदमे के दौरान तौहीन मवाद निकालने का हुक्म दे सकती है। जहाँ पे किसी के भी कुछ स्कैंडलस मटेरियल आ रहा हो या किसी कुछ को पर्सनलाइज हो रहे हो तो उसके लिए कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इन चीज़ों को इस सूट से निकाला जाए, उसके अंदर इसको डिस्कस न किया जाए। रूल नंबर 17 पे है तो इसके मुताबिक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कि अदालती कार्रवाई के किसी भी मरहले पर फ्रीकैन जो है वो अपनी दरख्वास्त में तब्दीली या तरमीम के लिए अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं और ये अदालत पे डिपेंड करता है कि वो उसकी परमिशन दे या ना दे। रूल नंबर 18 जो लास्ट रूल है ऑर्डर 6 का कि अगर कोई डिसीजन आ जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई अमेंडमेंट आप समझते हैं कि उसके अमेंडमेंट की कोई करवाने वाली है तो वो डिसीजन आने के 14 दिन के अंदर अंदर जो पार्टीज हैं उन्होंने उसका अमेंडमेंट अप्लाई करना होता है। अगर वो 14 डेज बार्ड हो जाए तो फिर वो उसकी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रूल नंबर सॉरी ऑर्डर नंबर 6 था जो हमने सारा डिस्कस किया है। तो इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पेपर में पूछ सकता है कि ऑर्डर 6 का जो रूल 13 है वो किस हवाले से है। वो आपको 3-4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपने जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसलिए आपके इलम में होना चाहिए कि ऑर्डर 6 के जो ये 18 रूल हैं इसमें से कौन सा रूल किस चीज़ के रिगार्डिंग है। नंबर 7 पे आते हैं जो कि प्लेंट है। वो प्लेंट से जैसे मैंने बताया दावा को कहते हैं जो आप जमा करवाते हैं कोई भी सिविल अदालत में। तो इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 जो है उसके मुताबिक जो भी आप दावा दायर करते हैं उसमें अदालत का नाम, जो मुद्दा है उसकी मुकम्मल तफसील, उसका एड्रेस, उस और जो भी आपका डिस्प्यूट है उसकी कंप्लीट डिटेल और जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं अदालत से वो भी उसके अंदर प्रॉपर आपकी प्लेन पे मेंशन होना चाहिए। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि अगर किसी मुद्दई के साथ आप रकम का तनाज़ा है तो आप जो भी आपकी अमाउंट है उसको आप इन फिगर मेंशन करेंगे कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी अमाउंट का आप डिस्प्यूट है उसको प्रॉपर इन फिगर मेंशन होनी चाहिए। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपका डिस्प्यूट है जैसे कि किसी लैंड का है या बिल्डिंग का है तो आप उसके पूरे पर्टिकुलर देंगे कि वो कौन सी सोसाइटी में सिचुएटेड है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका मौजा क्या है, उसका खतरा क्या है, उसकी खतूनी नंबर, सारी प्रॉपर डिटेल के साथ आप अपना सूट के अंदर वो मेंशन करेंगे।
इसका रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब मुद्दई नुमाइंदे के तौर पर मुकदमा की पैरवी कर रहा हो तो उसको अदालत को बताना पड़ता है कि उसकी इस मुकदमे में क्या दिलचस्पी है और वो उसका इंटरेस्ट क्या है और सब्जेक्ट मैटर के साथ वो सारी डिटेल जो है उसको कोर्ट को बतानी होती है। और रूल नंबर 5 ये कहता है कि मुद्दा लय की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ के बारे में मुद्दई अदालत को आगाह करेगा। ठीक है, रूल नंबर 6 पे आते हैं कि अगर जो आपका सूट है उसका एक आपके पास टाइम था कि आपने उसके अंदर अंदर सूट फाइल करना था, रिवीजन थी, रिवीजन फाइल करना था या अपील थी, आपने अपील फाइल करनी थी और आप वो नहीं विद इन टाइम फाइल कर सके, तो आपको उसकी प्रॉपर रीज़न देनी पड़ेगी कि ये आपका क्यों उसकी जो है ग्राउंड देनी पड़ेगी एग्जाम्पशन की कि आपका क्यों दावा जो है वो सुना जाए। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि रिलीफ जिसका मुद्दई दावा करता है वो दावे में वाज़ेह बयान किया गया हो कि जो भी रिलीफ लेना चाह रहा है प्लेंटिफ उसको प्रॉपर सूट के अंदर उसको मेंशन किया हो। रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर अगर मुद्दई एक से ज़्यादा रिलीफ चाहता है तो अलग अलग वाज़ेह तौर पे वो सारे रिलीफ सेपरेट बयान करेगा कि जैसे कि कोई डिस्प्यूट है उसमें बताता है जी कि इसने मेरे से पैसे लिए थे, ठीक है, वो पैसा तो आप उसे उससे आपने रिकवर करना है, साथ इसने मेरी बाइक भी रख ली थी, ठीक है, मैं जब गया हूँ इसकी दुकान पे या इसकी फैक्ट्री में तो उसने मेरी बाइक भी रख ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया, तो मुझे मोबाइल भी रिकवर कराना है अपना, इसे बाइक भी लेना और उसका जो कैश जो हमारा ऑलरेडी जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी मैंने उससे रिकवर करना है। रूल नंबर 9 के तहत के दावे के साथ दस्तावेज भी आप अटैच करेंगे और जो आपकी दस्तावेज होंगे वो अनेक्चर के साथ लगेंगी, उसकी डॉक्यूमेंट लिस्ट बनाएंगे और वो आप जमा करवाएंगे। हाल ही अगर आप कहेंगे प्लान के साथ आप अटैच करके दे दें तो वैसे नहीं होगा। तो रूल नंबर 10 ये कहता है कि किसी भी वक्त मुकदमे के दौरान जज दावा वापस ले सकता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने केस फैमिली कोर्ट में करना था, ठीक है, और आपने किसी दूसरे कोर्ट में कर दिया तो वो जो जज है वो आपका वापस कर देगा, आपकी प्लेन जो है ना वो वापस आपको रिटर्न कर देगा। जैसे कि वो रूल नंबर 10 जैसे कि आप पढ़ भी रहे हैं, रिटर्न ऑफ प्लेन के वो जज जो है वो आपकी रिटर्न मेंशन उस पर रीज़न मेंशन करके आपको आपकी प्लेन जो है रिटर्न कर देगा। रूल नंबर 11 की बात करें तो अगर दावे में मुकदमे की वजह ना हो, ठीक है, या रिलीफ क्लेम को या अंडर वैल्यू शो किया गया हो या कोर्ट फीस बचाने के लिए आपने जो उसकी वैल्यू है रिलीफ की उसको अंडर वैल्यू मेंशन किया हो, तो वो आपका जो दावा है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी प्लेन जो है वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। रूल नंबर 12 क्या है, जब भी आपका जज आपकी प्लेन जो है वो रिजेक्ट करेगा तो वो उसके ऊपर प्रॉपर रीज़न मेंशन करेगा कि किस रीज़न की वजह से आपकी प्लेन जो है वो रिजेक्ट हुई है। रूल नंबर 13 के मुताबिक दावा खारिज होने की सूरत में नया दावा आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 14 में आ रही है मुद्दई जो दस्तावेज अदालत में जमा कराएगा उनकी जेन्युइन कॉपी भी अदालत में पेश करनी होगी। अगर आपने किसी का चेक डिसऑनर का इशू है तो आप ओरिजिनल चेक जो है वो भी कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे कि ये मेरी कस्टडी में ओरिजिनल चेक और उसकी मैंने कॉपी है वो अटैच कर दी है प्लेंट के साथ। तो वो आपकी जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है बिफोर जज। रूल नंबर 15 पे आते हैं कि उसके मुताबिक अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल तो आप कोर्ट को बताएंगे जी कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और मैं ये अब मेरे पास कॉपीज हैं जो कि आपको अटैच कर दी हैं और मैंने एनेक्जर के साथ लगा के सबमिट करवा दी हैं। अच्छा, रूल नंबर 16 ये कहता है कि अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो आप के पास ओरिजिनल नहीं है, वो आप उनकी फ़ोटो कॉपी दे रहे हैं, तो फिर आपको कोर्ट के अंदर एक इंडेमनिटी भी जमा करवाना पड़ेगी। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली जिनको हम बैंकर्स चेक्स भी बोलते हैं, जैसे कि चेक्स हो गए, पे ऑर्डर हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपने ओरिजिनल कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है और उनकी कॉपीज अवेलेबल है तो फिर आप एक इंडेमनिटी भी साथ फाइल करेंगे अपने प्लेंट के साथ कि आपके पास उसमें हम रीज़न मेंशन करेंगे कि वो आपके पास ओरिजिनल गुम गए, मिसप्लेस हो गए हैं, आपसे लॉस्ट हो गए हैं या फिर क्या रीज़न आप नहीं प्रेजेंट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो सारी जो डिटेल है वो आप अपने प्लेंट में मेंशन करेंगे। रूल नंबर 17 के मुताबिक तजारती लेन देन के दावे में जो आपकी जिसे कहते हैं लेजर्स होती हैं, जो शॉप्स बुक्स होती हैं, या जो भी बिजनेसेस ने अपने मेंटेन किए होते हैं अपने सारे रिकॉर्ड, वो आपको कोर्ट में बिफोर जज आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं।
अच्छा, रूल नंबर 18 पे आते हैं, तो उसके मुताबिक अगर मुद्दई को दस्तावेज अदालत में पेश करना भूल जाए तो बाद में अदालत की इजाज़त से जमा करवा सकता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप नहीं प्रेजेंट कर सकते बिफोर कोर्ट, या भूल गए थे, ओमिट हो गया आपसे, तो आप कोर्ट की परमिशन थे आप उसे बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब रूल नंबर 19 की बात करते हैं, तो मुद्दई अदालत को मुद्दा लय का मुकम्मल एड्रेस देगा, जिस पे अदालत नोटिस और समन जारी करेगी। कि ये ड्यूटी है प्लेंटिफ की कि वो डिफेंडेंट का प्रॉपर एड्रेस दे, क्योंकि अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो कोर्ट के अलम में नहीं आ सकता कि डिफेंडेंट का एड्रेस क्या है और वो कैसे उसको, जो भी उनसे कॉरस्पॉन्डेंस होनी है, अगर नोटिस भी दिवाने हैं या उनको समन करना है, तो वो किस एड्रेस से देना है। तो ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर एड्रेस जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड करे। रूल नंबर 20 पे है, तो ये उसकी प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो आगाह करे कि जो मुद्दा लय है उसकी रहाइश अदालत की हदूद में आती है या किसी दूसरे इलाके में रहाइश रहाइश पजीर है। वो जो भी उसकी रेजिडेंस जिस भी एरिया में है, वो जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, वो कोर्ट को प्लेंटिफ ने इन्फॉर्म करना उसके हवाले से। रूल नंबर 22 पे बात करें, तो अगर अगर जो मुद्दई है वो अपनी रिहाइश पे अवेलेबल नहीं है और कोई नोटिस आता है उसकी रिहाइश पे, तो वो और वो कोई रिसीव करने वाला भी नहीं है, तो वो जो नोटिस होगा वो उसकी जो है जो उसकी घर है उसकी घर की दीवार पे चस्पा कर दिया जाएगा। ये एज पर रूल नंबर 22। नेक्स्ट हम रूल नंबर 23। 23 के अगर मुद्दई हाज़िर नहीं होगा या उसको नोटिस नहीं वसूल करा पा रही अदालत, तो जो भी उसका लीगल काउंसल है वो उसके एड्रेस पे जो है ना वो नोटिस जो अदालत ऑर्डर करेगी कि आप उसके लीगल काउंसल को, उसके वकील को जाके रिसीव करवाएं। रूल नंबर 24 हमें बताता है जी कि मुद्दई अदालत से दरख्वास्त करेगा, किसी मौके पर एड्रेस तब्दील करवा सकता है। कि अगर आपके एड्रेस जैसे कि आप डिफेंस में रहते हैं और आपकी जो है एड्रेस चेंज हो गया, आप शिफ्ट हो गए हैं गुलबर्ग में, तो आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे और उसमें अपना एड्रेस आप चेंज करवा सकते हैं। रूल नंबर 25 बताता है कि अदालत किसी दूसरी तरीके से नोटिस जारी कर सकती है, कि जैसे वो ज़रूरी समझे, अगर किसी अपने कासद को भी जो आकर रिसीव करवा सकती है, ठीक है, कोई कोई प्राइवेट किसी कोरियर कंपनी को एंगेज करके उनके थ्रू रिसीव करा सकते, तो ये अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो नोटिस जिस तरीके से मर्जी वो बेहतर समझे वो आगे डिलीवर करवा सकती है। रूल नंबर 25 ये कहता है कि अदालत किसी सॉरी रूल नंबर 25 होगा। रूल नंबर 26, जो मुद्दई है ये उसका लीगल राइट है कि वो किसी को भी अपना लीगल काउंसिल अपॉइंट कर सकता है। तो मैं स्टूडेंट साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो जो ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया वैसे तो बहुत मुश्किल है लीगल लैंग्वेज। आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो शायद वो आप जब रूल पढ़ें तो आपको आधी समझ आए आधी ना समझ आए, वो तीन तीन चार चार दफ़ा पढ़ के ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जितना चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप नोट्स के ऊपर ना लेड पेंसिल से साथ लिखते जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दोबारा ओपन करेंगे नोट्स और उसको स्टडी करेंगे, तो आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें हैं जो वो ऑलरेडी आपको क्लियर हुई होंगी, तो आपको आई होप उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी और आप जल्दी अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और ईज़िली इन सब चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेंगे। डिस्कस करेंगे जो कि रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ के हवाले से है। जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो जवाब दावा को कहते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 जो है वो उसके मुताबिक जो जो भी मुद्दा है वो अपने दिफा में जवाब दावा जो है वो अदालत में जमा करवाएगा। उसने जो भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट है वो अपनी सबमिट करवाएगा कोर्ट में। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि मुद्दा लय तमाम नुक्ते बयान करेगा जिनके तहत वो दावे को नाकाबिल समाअत समझता है। कि उसके मुताबिक कि जो जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो उनसे डिनाई करता है, और अगर वो डिनाई करता है तो किन ग्राउंड पे डिनाई करता है वो सारे अपने ना रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। रूल नंबर 3 में है जी कि जो मुद्दा है अपने जवाब दावा में हर इल्ज़ाम को अलग अलग जवाब देगा। ठीक है, को जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने सबसे पहले वाला ऑर्डर 6 पढ़ा है कि आप हर पोर्शन को पैराग्राफ में बताएंगे। वो उसी जिस तरीके से वो पैराग्राफ आपके पास प्लेंट आपको रिसीव होती है, जो डिफेंडेड है उसने उसी पैराग्राफ की तरतीब में उसको वापस अपना रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाना होता है। तो जिन जिन पॉइंट से वो डिसएग्री करता है या उससे एग्री नहीं करता, उनके प्रॉपर उसके आगे मेंशन करके क्लियर वर्ड में तो वो अपना सबमिट करवाएगा कोर्ट में। रूल नंबर 4 ये बताता है कि मुद्दा लय जिस इल्ज़ाम से वैस्टिवली डिनाई करता है कि वो
फिर से कहता है जी कि ये तो है ही बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है, तो उसके भी प्रॉपर उसके पास खाली क्या देने से नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर उसके अंदर उसको रीज़न मेंशन पड़ेगी, कोई कुछ और इस तरह की डिटेल देनी पड़ेगी कि जैसे कि अगर कोई कहता है जी कि मैंने इसको दिसंबर के लास्ट वीक में इसने मेरे से 5 लाख रुपए पेमेंट ली थी, प्लेंटिफ ये है, ये डिफेंडेंट पे ही लगाता है एलिगेशन के इसने मेरे से पेमेंट ली और मुझे दे नहीं रहा, लेकिन जिस पीरियड में वो पेमेंट का बता रहा है, अगर डिफेंडेंट के पास उसका कोई एविडेंस है, प्रूफ है कि वो उस पीरियड पे तो था ही नहीं सिटी में, वो आउट ऑफ सिटी था, उसके पास बस की टिकट है या एयरप्लेन की टिकट है, तो वो ये चीज़ें जो भी उसके पास होंगी वो उसके अंदर उन फैक्ट्स को बयान करेगा कि ये मेरे ऊपर ये जो भी एलिगेशन लगा ये टोटली जो फॉल्स है और मैं इससे एग्री नहीं करता, वो सारे पर्टिकुलर जो है वो अपने जवाब दावा में मेंशन करेगा। रूल नंबर 5 क्या है कि तो अगर अगर वो जो है प्रॉपरली उसको मेंशन नहीं करता, अपने जो भी उस पर एलिगेशन है उनको प्रॉपर डिनाई नहीं करता, उसके आगे कंप्लीट डिटेल नहीं देता, तो वो यही कंसिडर वो एडमिटेड कंसिडर होंगी कि जो है डिफेंडेंट है वो इन चीज़ों को एडमिट कर रहा है, इसलिए वो प्रॉपर उसकी कोई सुबह जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है कि दावे की रकम जो अदालत के मालियाती इख्तियार से ज़्यादा, क्योंकि जो जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनकी एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है जिसको मालियाती इख्तियार कहा जाता है, कि उस वैल्यू से ज़्यादा का वो दावा नहीं सुन सकती। ठीक है। तो वो जो भी अदालत है वो अपने जो भी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा का वो केस नहीं सुन सकती। रूल नंबर 7 कहता है कि मुद्दा लय अगर ज़्यादा ग्राउंड है उसके पास तो हर ग्राउंड को सेपरेट सेपरेट जो है वो बयान करेगा। रूल नंबर 8 के मुताबिक मुद्दा और मुद्दा लय कोई न्यू ग्राउंड भी जो है ना वो सेट ऑफ से पहले दाखिल करवा सकता है। जब प्लेंट आ गई, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दी, कोर्ट ने उसकी हेयरिंग कर ली, सारा कुछ ऑन फाइनल स्टेज पे है, केस जो है वो सेटअप की तरफ जा रहा है, तो अगर उस स्टेज पे भी अगर कोई ग्राउंड हैं जो कि प्लेंटिफ की तरफ से हैं, जो वो समझ रहा है कि वो सबमिट हो गई हैं और उसने उनको ऐड करवाना चाहता है, तो वो डिफेंडर और प्लेंटिफ बोथ ऐड करवा सकते हैं उस स्टेज पे। लेकिन रूल नंबर 9 के मुताबिक जब वो जो भी प्लेन सेटअप हो गई तो उसके बाद आप कोई भी नहीं उसमें ग्राउंड ऐड नहीं करवा सकते। तो रूल नंबर 10 के मुताबिक है कि अगर जो भी है डिफेंडेंट है वो अपने रिटन स्टेटमेंट जो है वो टाइमली इसमें कोर्ट में सबमिट नहीं करवाता, तो कोर्ट जो है वो ये उसके पास ये पावर है कि वो उसके अगेंस्ट फैसला सुना सकती है। रूल नंबर 11 के मुताबिक कि फ्री कैन का जो भी पता होगा वो उसी के ऊपर जो भी उनका एड्रेस होगा, कोर्ट जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस है वो उन्हीं एड्रेसेस पे करेगी। और अगर मुद्दा लय रूल नंबर 12 के तहत अगर मुद्दा लय एड्रेस देने में नाकाम रहता है तो इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे इसका जिम्मेदार जो है वो डिफेंडेंट खुद ही होगा। और रूल नंबर 13 जो है वो हमें जैसे कि बाकी हमने पहले भी पढ़ा उसमें जो हमने से पहले की है प्लेंट उसमें भी कि जो जिस जैसे कि उसका राइट है प्लेंटिफ का कि वो कोई भी अपना काउंसिल अपॉइंट कर सकता है, इसी तरह रूल नंबर 13 जो है ऑर्डर 8 का ये डिफेंडेंट को ये राइट देता है कि वो कोई भी अपना जो भी वो समझता है उसको लीगल काउंसिल अपॉइंट करना चाहता है वो उसको अपॉइंट कर सकता है। तो स्टूडेंट आज हमने ये 3 ऑर्डर जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 6 है, ऑर्डर नंबर 7 है, ऑर्डर नंबर 8 है। तो आज की वीडियो में हमने ये 4 ऑर्डर डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा जो रिमेनिंग 4 आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर रह गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम 2 वीडियो में जो हमारा सीपीसी का ऑर्डर का पोर्शन है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना आ रही हो, तो मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल है, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं ना। आप मुझे वॉइस मैसेज ही कीजिएगा कि समटाइम आपको पता है कोर्ट में बात नहीं हो सकती या फ़ोन साइलेंट पे होते हैं, तो मैं जो भी आपका मैसेज आएगा उससे आपकी जो भी क्यूरी होगी इंशाल्लाह ताला मैं वॉइस मैसेज पे आप पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।